हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पीआरआईज एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये पीआरआईज किसमें हम विशेषताएं पढ़ेंगे और कैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट बना, एक टूल बना जिससे हमारे समाज में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक बदलाव आया। तो पढ़ते हैं, चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसे शॉर्ट में पीआरआई कहा जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है रिप्रेजेंट? द थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस। हमारे जो तीसरी स्तर की जो गवर्नेंस है, जो सरकार है, उसको ये प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। कंसेप्चुअलाइज्ड टू ब्रिंग स्वराज, ये स्वराज के विचार को सामने लेकर आता है, उसको सार्थक बनाता है। सेल्फ रूल, स्वराज का मतलब होता है खुद का शासन, सेल्फ रूल। टू द ग्रास रूट लेवल, एकदम नीचे से स्तर पर भी हम अपना शासन स्व विवेक से सेल्फ रूल कर सकें, उस चीज़ को ये जो पंचायती राज है वो कंसेप्चुलाइज्ड करता है। फॉलोइंग द लैंडमार्क 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि एक्ट ऑफ 1992 है, तो इस चीज़ को लेके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। दीज इंस्टीट्यूशंस ट्रांसेंड फ्रॉम बीइंग मेयर एडवाइजरी बॉडीज टू पावरफुल। पहले क्या थी? ये एडवाइजरी बॉडी थी ओनली, जब तक जो है ये वाला संविधान संशोधन जो है 73वां नहीं आया था, तब तक क्या थी? सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी। लेकिन जैसे ही 73वां संविधान संशोधन आता है, ये बॉडी एडवाइजरी से कैसे बदल जाती है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था बन जाती है। ओके, इन अ सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल सेंस में, अगर हम सामाजिकरण के सेंस में देखें तो जो पीआरआईज है, राजनीतिक सेंस में देखें तो जो पीआरआईज है, पीआरआईज आर नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, प्रशासनिक इकाई ही नहीं है। ओके, सिर्फ यूनिट्स नहीं है, दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक तरह से टूल है, एक तरह के एक हम कह सकते हैं वेपन है, शस्त्र है, ये टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम हमारे समाज में बदलाव देख पा रहे हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। दे एम, और जो पीआरआईज है, पंचायती राज है, इनका जो एम, इनका लक्ष्य क्या है? टू डिसमेंटल ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स। उन पावर, पुरानी सोच के जो जितनी भी पावर स्ट्रक्चर था उसको ख़त्म करके एक जो किस पे बेस्ड थी, पुरानी वाली सोच के जो पावर थी, स्ट्रक्चर था, वो कास्ट के ऊपर, जेंडर के ऊपर, क्लास वगैरह के ऊपर जो है बेस्ड थी, उन सबको हटाकर रिप्लेसिंग दैम, उन सबको किस चीज़ से रिप्लेस करना? विद सिस्टम ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से हमें उस चीज़ को रिप्लेस करना है, इनकी स्थापना हमें करनी है, बहुत ज़रूरी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि 73rd अमेंडमेंट एडेड पार्ट 9 में जो है ये ऐड किया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन, टाइटल्ड द पंचायत। नाम क्या है? द पंचायत के नाम से है, जो पार्ट 9 है। इनकम्पासिंग आर्टिकल, और इसका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 243 टू 243O तक मेंशन की गई है पंचायती राज की। आर्टिकल्स दैट ड्राइव सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिन्होंने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर कदम बढ़ाया, लेकर आए, वो क्या क्या है? आर्टिकल 243A, ये ए याद रखना है आपको, ये ग्राम सभा। सभा में आप ऐसे याद रख सकते हैं, सभा, तो पीछे ए आ रहा है ना, तो बस ए से याद रखना है, ग्राम सभा ए में है। ओके, तो द बेडरॉक ऑफ द सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट। बेडरॉक क्या होते हैं? जिसके ऊपर फाउंडेशन हमेशा, और हम आगे बेडरॉक होती है जो कि सबसे नीचे वाली रॉक होती है, चट्टान टाइप की, और उसके ऊपर हम जो है बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, द बेडरॉक ऑफ द सिस्टम, पंचायती राज की बेडरॉक है जो ग्राम सभा है। ये सशक्त करती है। एम्पावरिंग द विलेज असेंबली, जो विलेज की असेंबली है, जो गाँव की सभा है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली एम्पावर करती है। टू पार्टिसिपेट, उन्हें इस चीज़ के लिए सशक्त बनाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी, भागीदारी निभाएं इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डायरेक्टली सामने आकर गाँव के जितने भी लोग हैं, सभा में आके अपनी पार्टिसिपेशन को शो करें। सेकेंड आर्टिकल है 243B। ओके, बी में क्या है? मैंडेट्स 3 टायर सिस्टम। अब यहाँ कहा गया है भाई आपको 3 स्तरीय जो है सिस्टम बनाना ही पड़ेगा, मैंडेट करना पड़ेगा। कौन कौन सा? विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये 3 स्तर तो आपके होने ही चाहिए। आर्टिकल 243D किसकी बात करता है? तो अभी तक हमने ए पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनकी बात की गई है, ए बी, अब हम डी पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल डी बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करता है आर्टिकल 243D।
परहैप्स दैट मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इट मैंडेट्स, ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी कर देता है कि एकदम मानना ही पड़ेगा रिजर्वेशन को। किन के लिए करता है? स्केड्यूल कास्ट के लिए करता है एंड स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए करता है। एसटी और एससी के लिए रिजर्वेशन को मैंडेट कर देता है इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अब किस आधार पर? आधार क्या रहेगा रिजर्वेशन का? भाई उनकी पॉपुलेशन का रेशियो जितना रहेगा उतना आपका पार्टिसिपेशन के अंदर रिजर्वेशन मिल जाएगा। क्रूशियली इट रिजर्व्स एटलीस्ट 1/3, लेकिन ये साथ ही साथ एक तिहाई सीट को कंफर्म करता है। किसके लिए करता है? वुमेन्स के लिए रिजर्व करता है 1/3 सीट, 1/3 वुमेन, फैसिलिटेटिंग अ जेंडर बेस्ड सोशल चेंज। और इससे क्या होता है? ये किस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहा है, किस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि भाई समाज के अंदर जो है चेंज आए और सोशल वेलफेयर तरह से हो सके, जेंडर बेस्ड तरीके से समाज में एक अद्भुत परिवर्तन आए, चेंज आए। ओके, अब हम आर्टिकल 243G की बात करते हैं। जी से याद रखना है, पावर्स वगैरह की बात की गई है, पावर की बात की गई है। इसमें क्या क्या पावर होगी पंचायती राज की? अथॉरिटी क्या होगी, प्राधिकार क्या होगा, उनका उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, जवाबदेही क्या रहेगी पंचायती राज की। ऑफ पंचायत टू प्रिपेयर प्लान्स, कि वो किस तरह से प्लान बनाएंगे, कैसे काम करेंगे। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक सुधार के लिए, आर्थिक विकास के लिए क्या क्या करेंगे, पैसों से रिलेटेड चीज़ों के लिए। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए वो सब क्या काम करेंगे, ये सब चीज़ें आर्टिकल 243G के अंदर मेंशन की गई है। आर्टिकल 243 आई एंड के, और आई एंड के क्या है? आई मतलब फाइनेंस, आई मतलब क्या याद रखना है? फाइनेंस, रुपए। ओके, तो एस्टैब्लिश्ड द स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात किस में की गई है? आर्टिकल 243 आई में की गई है, फाइनेंस कमीशन की बात। एंड फाइनेंस इलेक्शन कमीशन की बात के में की गई है, आर्टिकल के में की गई है। 243 के में आर्टिकल में स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करी गई है, ताकि टू इंश्योर हो सके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब देखिए, आई से तो क्या होगा? आई से तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहेगी, और के से क्या होगा? भाई फेयर इलेक्शन होंगे, निष्पक्ष चुनाव होंगे, कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई किसी को वोट कैसे दे रहा है वो सब चीज़ें देखभाली के साथ अच्छे से होगी। तो रेगुलर हर वक्त, हर 5 सालों में चुनाव करवाने हैं पीआरआईज को, ये मैंडेटरी है। तो ये सब देखने का काम कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। ये किसके अंदर मेंशन है? आर्टिकल 243 के अंदर मेंशन है। पीआरआई एज ए कैटलिस्ट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए पीआरआई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे जैसे क्या क्या है वो रोल, देखिए वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर जस्टिस की बात की गई है कि वुमेन्स को, नारियों को सशक्तिकरण और जेंडर जस्टिस होने चाहिए, मतलब लिंग के आधार पर न्याय होना चाहिए, वो ज़रूरी है। बिफोर 1992, अब हम 1992 के बाद देखें तो रूरल लीडरशिप जो होती है, गाँव की जो नेतृत्व होता है, लीडरशिप जो होती है, वॉज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली पैरेट्रिकल, यानी कि पितृसत्तात्मक थी। वो एक वो चला आ रहा है कि बस ये गांव के ये मुखिया शासन कर रहे हैं, इन्हीं के परिवार से आगे शासन चलेगी। होता है ना पैट्रियार्कल, यानी कि पैतृक होता है, एकदम पितृसत्तात्मक चला आ रहा है, फैमिली टाइप्स। ठीक है, थ्रू आर्टिकल 243D, हमने आर्टिकल 243D अभी पढ़ा था, वो किसकी बात करता है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। ओके, तो आर्टिकल 243D के तहत ओवर 1.4 मिलियन वुमेन, इतनी वुमेन हैव एंटर्ड, वुमेन ने एंट्री ली थी पीआरआईज के अंदर, पॉलिटिकल स्फीयर में, अपने राजनीतिक स्फीयर के अंदर। राइट, दिस साइलेंट रिवोल्यूशन, एकदम साइलेंट रिवोल्यूशन है ये, एकदम यानी कहता है ना, एकदम शांत रिवोल्यूशन, क्रांति थी। हैज़ शिफ्टेड फोकस टुवर्ड इशू लाइक मैटरनल हेल्थ। तो इस इशू ने, जैसे ही वुमेन्स ने एंट्री ली थी पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर, ये साइलेंट रिवोल्यूशन किस तरह से शिफ्ट हो गया था, इसका फोकस आ चुका था पूरी तरीके से जो नारियां थी उनके मैटरनल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि भाई महिलाओं की एंट्री होएगी तो महिलाओं के बारे में सोचा जाएगा ना। तो वैसे ही मैटरनल हेल्थ, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात की जाने लगी, एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाने लगी महिलाओं के आने के कारण। एक साइलेंट रिवोल्यूशन था। इट हैज़ चैलेंज्ड द ट्रेडिशनल पर्दा सिस्टम। इस चीज़ ने, महिलाएं जैसे ही राजनीति में आती हैं, पॉलिटिकल स्फीयर में, ये चीज़ चैलेंज करती हैं वो कि भाई ये पुराना पर्दा सिस्टम जो भी था, ये सब क्या है, वुमेन को एजुकेशन नहीं मिल रही है, क्लीन वाटर वगैरह नहीं मिल रहा है, मैटरनल हेल्थ ठीक नहीं है, इन पे ध्यान दो। तो इस तरह से तो ये पर्दा सिस्टम पे आवाज़ उठी, एंड गिवन वुमेन अ फॉर्मल वॉइस। अब एक वुमेन को एक अपनी लीगल वॉइस मिल गई, अब वो समाज के अंदर आकर बोल सकती हैं, आवाज़ मिली उसे। इन कम्युनिटी गवर्नेंस, अपने समाज के बीच, अपने
संस्थाओं के बीच आकर बात कर सकती है, गवर्नेंस में जब जैसे ही वुमेन्स आती हैं तो फिर ये हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, वो समूह जिन्हें एकदम पुअर या फिर अलग ही कर दिया गया है समाज से, उनको भी साथ में लेकर आता है, उनका भी समावेशीकरण होता है। PRIs have been instrumental in breaking the hegemony of dominant caste। पुराने समय से एक कास्ट, एक जो जाति है वही शासन कर रही है, उनकी हेजिमनी चली आ रही है, उनका ही शासन चले आ रहा है, उस चीज़ को ब्रेक कर रहा है, उनकी विरासत को ब्रेक करता हुआ जो PRI है वो एंटर करता है। ये एक इंस्ट्रूमेंटल था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल था कास्टिसिज्म को ब्रेक करने के लिए, बाय रिजर्विंग सीट्स, क्योंकि भाई यहाँ पर अब आप कास्ट के हिसाब से नहीं चला सकते पॉलिटिक्स, अब आपको सबको अलग अलग सीट रिजर्व करके दी है, ST को अलग, SC को अलग, है ना। तो द लॉ इंश्योर्स, अब ये जो कानून है वो इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि दैट दोज हु वर हिस्टोरिकली वॉइसलेस, जिनके पास पुराने समय से आवाज़ नहीं थी बोलने की, वो वॉइसलेस थे, उनके पास कुछ नहीं था कहने को, नाउ ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी, लेकिन अब उनके पास आवाज़ भी है क्योंकि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा है, अथॉरिटी है, और अथॉरिटी के साथ लीगल आवाज़ भी है, सच एज द सरपंच, तो वो एक अथॉरिटी हो गई ना सरपंच, तो वहाँ पर वो बोल सकते हैं। दिस हैज़ लीड टू अ स्लो, बहुत लेकिन स्लो था ये प्रोसेस, बहुत टाइम लगा इस इवोल्यूशन को होते होते, विकास होते, लेकिन बट स्टेडी, लगातार हुआ था ये। इरोजन ऑफ अनटचेबिलिटी, इस कारण क्या हुआ था, जो छुआछूत होती थी पहले उसका भी अब खत्म हो चुका था, जड़ से खत्म हो चुका था, अनटचेबिलिटी का इरोजन, क्षय देखने को मिला। एंड सोशल एक्सक्लूजन इन द पब्लिक स्फीयर, और सामाजिक एक्सक्लूजन हो चुका था इस चीज़ का, मतलब पब्लिक स्फीयर से ये अनटचेबिलिटी वगैरह जो है चली गई थी, समाज से एक्सक्लूड हो चुकी थी। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट कहता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वाया ग्राम सभा। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो था, सामाजिक का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, जो बदलाव था, वो इम्पॉसिबल था। किसके बिना इम्पॉसिबल था? विदाउट द एजेंसी ऑफ द पीपल। जब तक लोगों की एजेंसी उसके अंदर नहीं आएगी, लोग नहीं आएंगे डायरेक्टली, तो आप समाज में क्या ट्रांसफर लेके आएंगे, आप समाज में क्या बदलाव लेके आएंगे, कुछ भी नहीं ला सकते। तो द ग्राम सभा, जो ग्राम सभा थी, सर्व्स एज अ फोरम वेयर द पुअरेस्ट विलेजर कैन क्वेश्चन द लीडरशिप। अब ग्राम सभा एक ऐसी, आपको ऐसा फोरम तैयार करके देती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके देती है जहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति, पुअरेस्ट पीपल का यूज हुआ है यहाँ पे, पुअरेस्ट पीपल जो है गांव का विलेजर कैन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कर सकता है, क्वेश्चन यानी पूछ सकता है, आपकी लीडरशिप पे सवाल उठा सकता है वो। ओके, दिस प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, ये किस चीज़ को दिखा रहा है? ये अकाउंटेबिलिटी को दिखा रहा है, राइट। द एंड इंश्योर्स दैट डेवलपमेंट इज नॉट टॉप डाउन। डेवलपमेंट ये नहीं कि बस ऊपर वाले व्यक्ति आदेश बना देंगे, कोई चीज़ बना देंगे, वो आप छोटे छोटे शहरों में आके लोकल गवर्नेंस के नाम पर उसे लागू कर देंगे और खुश हो जाएंगे। नहीं, पूरा मतलब अकाउंटेबल होना पड़ेगा आपको, जवाबदेही रखनी पड़ेगी आपको, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो सिर्फ टॉप डाउन नहीं है बट बेस्ड ऑन लोकल नीड्स, लेकिन जनता की नीड के बारे में सोचा जाएगा, बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी ऑफ सोशल जस्टिस, 11th शेड्यूल बात करता है इसकी कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, सब तक सामाजिक न्याय कैसे पहुंचना चाहिए। द 11th शेड्यूल लिस्ट 29 सब्जेक्ट है 11th शेड्यूल में। कैसे कैसे सब्जेक्ट हैं? लैंड रिफॉर्म है, प्राइमरी एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब है। दैट पंचायत मैनेज, जिनको कौन मैनेज करता है? पंचायत मैनेज करती है। बाय हैंडलिंग दीज, इन सब को हैंडल करते हुए PRIs एक्ट एज द प्राइमरी एजेंसी। PRIs यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत ही प्राइमरी एजेंसी के तौर पर काम करती है, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है ताकि वेलफेयर, कल्याण की जितनी भी स्कीम्स है, योजनाएं हैं, लेकिन जैसे MG नरेगा हो गई, जो क्या कर रही है, एक आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है, विच प्रोवाइड्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आपको एक आर्थिक मदद देती है। अ फंडामेंटल रिक्वेस्ट फॉर सोशल डिग्निटी, ताकि आपकी समाज के अंदर जो है एक मौलिक आपकी जो गरिमा है वो बनी रहे, आपको रोजगार मिलता रहेगा, तो सामाजिक आपको सुरक्षा देती है। कि क्या क्या चैलेंजेस आए थे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, वो हम देखते हैं। जब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ, देखिए सब चीज़ों में हम कोई भी काम कर ले, बाधाएं तो आती है, चैलेंजेस तो होते हैं, चुनौतियां हमारे सामने होती है। क्या क्या चुनौतियां थी? वाइल PRI ट्रांसफॉर्मेटिव इन थ्योरी, दे फेस सिग्निफिकेंट ग्राउंड रियलिटी हर्डल्स। जब PRIs कॉन्स्टिट्यूशनली यानी डॉक्यूमेंट में एकदम उसको सब कुछ मिल रहा था, एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी चल रही थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे, प्रैक्टिकल में, कागज़ों से परे जाकर बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी थी, सामना करना पड़ा था। सबसे पहले है सरपंच पति कल्चर। सरपंच पति का कल्चर क्या था? देखिए,
Often elected women are often elected women are mere फिगर हेड्स वाइल देयर हस्बैंड्स एक्सरसाइज एक्चुअल रूल। अब क्या होता है किसी गांव में जैसे कि कोई पत्नी है, क्योंकि भाई रिजर्वेशन तो ज़रूरी है, देना पड़ेगा आपको वुमेन को, है ना। राजस्थान में तो ऐसा है 50% मिलेगी। तो वहीं बहुत सारे ऐसी गांव में क्या होता है कि सरपंच तो औरत है क्योंकि वो रिजर्वेशन उसे मिल गया, लेकिन सारा काम कौन देखेगा, बाद में उसका पति देखेगा। तो यहाँ सरपंच पति कल्चर आ गया है। इसका मतलब जो एक तरह से नाम हम कहते हैं ना, मुखिया नाम के लिए और फेस के लिए तो फिगर वो पत्नी है उसकी, लेकिन सारा काम उसका पति देखता है। तो ऑफन इलेक्टेड वुमेन आर मेयर फिगर हेड्स। इलेक्टेड वुमेन क्या है, फिगर हेड है, खाली बनाने के लिए बन चुकी है वो। वाइल देयर हस्बैंड एक्सरसाइज पावर, लेकिन पीछे की जो पावर्स हैं कौन संभाल रहा है, उनके हस्बैंड संभाल रहे हैं। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्या होती है, जो पीआरआईज रिमेन हैविली डिपेंडेंट। जो पीआरआईज होती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, निर्भर होती है। किस पर डिपेंडेंट होती है, स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कब स्टेट या सेंटर कोई उनको पैसा दे, ग्रांट दे, मदद दे, तो तब वो हेल्प करेंगी। तो लिमिटिंग देयर ऑटोनमस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। और यही चीज़ जो वो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है ना, उनकी निर्भरता रहती है, तो यही चीज़ पीआरआईज को ना ऑटोनमस बनने से रोकती है, लिमिट करती है, उनकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को कमज़ोर करती है। कास्ट फ्रिक्शन देखने को मिलता है, जातों के बीच जो जातीयता होती है उसमें बहुत फ्रिक्शन, घर्षण देखने को मिलता है इन मेनी रीजन्स। अलग अलग क्षेत्र में अगर हम देखें, दलित रिप्रेजेंटेटिव्स स्टिल फेस सोशल बॉयकॉट्स और वायलेंस फ्रॉम डोमिनेंट ग्रुप। अब दलित लोगों को बहुत ज़्यादा क्या सहन करना पड़ रहा है, बॉयकॉट कर रहे हैं लोग उनका, और बहुत हिंसा उन्हें सहन करनी पड़ती है। किन के द्वारा, डोमिनेंट ग्रुप होते हैं समाज में कुछ, उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा उनको वो सहन करना पड़ता है, सोशल बॉयकॉट जिसे कहते हैं। ओके, अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। देखिए कंक्लूजन कहता है पंचायती राज हैज सक्सेसफुली मूव्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम द कॉरिडोर ऑफ दिल्ली टू द कॉर्टयार्ड्स ऑफ विलेजेस। अब जो ये पंचायती राज है दिल्ली के कॉरिडोर से निकलकर अब कॉर्टयार्ड्स में, आंगन में आ चुकी है, यानी गांवों के आंगन में आ चुकी है। इट हैज़ शिफ्टेड द आइडेंटिटी ऑफ रूरल इनहैबिटेंट्स फ्रॉम सब्जेक्ट्स टू सिटीजन। पहले सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता था गाँवों के लोगों को, गाँवों में जो निवास कर रहे थे उनको, लेकिन अब उन्हें सही में नागरिक के रूप में देखा जा रहा है। वाइल द आइडेंटिटी ऑफ रूरल इनहैबिट, वाइल स्ट्रक्चरल इश्यूज लाइक फंड्स की तो अभी भी दिक्कत है, हमने जैसे देखा यहाँ पे कि भाई स्टेट के ऊपर निर्भर रहते हैं। फंक्शंस भी स्लो हैं, फंक्शनरीज भी ढंग से काम नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी परसिस्ट द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑफ पीआरआईज हैज क्रिएटेड इररिवर्सिबल पाथ टूवर्ड मोर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। मतलब अब फिर भी ये सब चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, माना बहुत सारी प्रॉब्लम है फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज की, लेकिन फिर भी आज जो है पंचायती राज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सबको साथ में लेके काम किया है, बहुत ही रूरल इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। 73rd अमेंडमेंट 1992 क्या कहता है, गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पीआरआई। तो जो 73rd अमेंडमेंट है इसने पीआरआईज को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया, स्टेटस दिया है, और मतलब संवैधानिक दर्जा दिया। मैंडेटरी रिजर्वेशन की बात की गई है आर्टिकल 243D में। ओके, ये इंजन है सोशल चेंज का, वुमेन और एसटी को साथ में लेके चलता है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, स्पेशली इसकी बात ही करेंगे। क्या है इसका मतलब, शिफ्टिंग पावर टू द ग्राम सभा को पावर दी गई है। ओके, आर्टिकल 243A के अंदर ग्राम सभा की बात होती है। इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई, टास्क वाया, और ये कौन चला रहा है, आर्टिकल 243G के तहत ये काम हो रहा है 11th शेड्यूल में। द गोल, इसका गोल क्या है, मूविंग फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अब सिर्फ आप अपने उसको चुन रहे हो किसी नेता को और भेज रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। अब सिटीजन को क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, खुद हिस्सा लेना पड़ेगा, भागीदारी दिखानी पड़ेगी अपनी। सिर्फ चुनकर भेजना ही काम नहीं है, पार्टिसिपेट करो हर चीज़ में, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।